कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की जिसकी पॉपुलेशन है, और उसको आज वर्ल्ड के उस पूरे इश्यूज के अंदर कोई पूछ ही नहीं रहा। और चाइना उस मौके का फायदा उठा करके उधर से ईरान की मदद करनी शुरू कर दी फॉर ऑल टाइम्स। देखिए, जब कोई आदमी आपके ऊपर अस्तित्व का संकट है, उस समय जो आपकी मदद को आता है, वही आपका सच्चा मित्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इसराइल और ईरान की जंग के ऊपर एक और इंडियन मीडिया का प्रोग्राम लेके मैं आपके लिए आया हूं। तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इस जंग में सिर्फ इसराइल का प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा, बल्कि इस जंग में इंडिया का प्रोग्राम भी साथ में बढ़ जाएगा। अब ये डिटेल में कम बताएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात करके वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ डिटेल में बता के कि जो ईरान की पोर्ट है चाबहार, उसमें भी इंडिया ने सरमायाकारी की हुई है। और इसके अलावा जो हाइफा पोर्ट है कल जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया है, उसमें भी इंडिया ने सरमायाकारी की हुई है। तो अगर इसराइल बनाता है चाबहार पोर्ट को निशाना तो भी इंडिया का नुकसान होगा, और अगर जो ईरान है वो हाइफा पोर्ट को तबाह करता है तो इसमें भी इंडिया का नुकसान होगा। तो मुनाफिक जो होता है ना, वो दोनों तरफ से मारा जाता है, तो इंडिया अब दोनों तरफ से मारा जाएगा। इसके अलावा जी खुल के चीन ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है ईरान को, और ये इंडियन भी अब बातें करना शुरू हो गए हैं कि ईरान को जो मिलिट्री की मदद है वो चीन से मिलना शुरू हो गई है, और चीन से जो भी ईरान को मदद मिलेगी वो वाया पाकिस्तान ही आएगी। तो ये इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, ये प्रोग्राम सुन के आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका भी ईरान ने बुरकस निकाल दिया है। ना तो कोई थाट बचा है, ना किसी पैट्रियाट की इज्जत रही है, ना किसी आयरन डोम की इज्जत रही है, ना इनके एरो सिस्टम की इज्जत रही है, ना इनके डेविड स्लिंग की इज्जत रही है। इराक से लाग के इसराइल तक जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरानी मिसाइलों को रोक रहे हैं, लेकिन ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बना रहे हैं। तो इंडिया भी जो S-400 लेके बैठा है, इसका प्रोग्राम भी पाकिस्तान बांट देगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ईरान यूज कर रहा है इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने के लिए, तो वो पाकिस्तान भी ईरान से ले सकता है। और अभी मौजूदा दौर में पाकिस्तान जिस तरह से ईरान को मदद कर रहा है, तो ईरान भी यकीनी तौर पे अब पाकिस्तान को मदद करेगा, और जो थोड़ी बहुत मोहब्बत उसकी जागती थी ना इंडिया के साथ, अब वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने किसी भी तरह की मदद ईरान की नहीं की। इवन के एक अखलाकी तौर पे बयान भी नहीं दिया ईरान की सपोर्ट में। तो ये अभी सूरत हाल है। फिलहाल ज्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि ये इंडियन प्रोग्राम के हवाले से वीडियो, तो आप सीधा प्रोग्राम की तरफ ही जाएं, प्रोग्राम ही देखें। तो चलिए जी प्रोग्राम देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत भाई को स्क्रीन पर लाइए, जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जिसका सीधा असर हमारे आप जैसे भारत के मध्यम वर्ग पर पड़ना शुरू। अब हमारा आपका जीवन दांव पर। बहुत सारे दर्शक कहेंगे ये कौन सी नई सनसनी फैलाने आ गए। नई सनसनी नहीं फैला रहे सर। हमारा आपका पैसा, हमारे आपके यानी गरीब और मध्यम वर्ग, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है और गरीब तबका, उसका पैसा ईरान इजराइल के युद्ध में स्वाहा भस्म हो रहा है। अभी पूरी कहानी आपको बता दी। अब समझ लीजिए कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई, और इस तबाही में जो सबसे बड़ा टारगेट है वो अडानी का पोर्ट। अडानी का पोर्ट 70% मालिकाना हक है, वो तबाही में नंबर 1। हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। वो कह रहे नहीं, हम पर हमला मत करना, नहीं तो हम पूरी सेना लेकर के टूट पड़ेंगे तुम। ये हालत है ट्रंप का। आयरन डोम, जिस आयरन डोम का डंका बजाते थे, हमारे वाले डंका पति से ज्यादा बड़ा डंका आयरन डोम का था। आयरन डोम है, आयरन डोम है, आयरन डोम है। वो आयरन डोम फेल हो गया। उसी आयरन डोम के तर्ज पर उससे भी हाईटेक गोल्डन डोम बन रहा था। आयरन डोम की हवा निकल गई है। युद्ध युद्ध होता है, इसीलिए कहते हैं युद्ध से बचिए। आयरन डोम फेल हो गया। इधर मोदी जी फिर से डंका यात्रा पर निकले हैं।
उनका एक ही होता है, डंका यात्रा, क्योंकि वो कहीं भी उड़ते हैं, यहाँ पे डंका बजता है। हमारी मीडिया के इस शर्मनाक चेहरे पर तो बात करना बंद करना पड़ेगा, लेकिन खीज होती है तो कर लेते हैं। ये पूरी कहानी, और हम आप कैसे अब कनेक्ट हो गए, अब नहीं दूर हो रह पाएंगे इजराइल और ईरान के युद्ध से हम, क्योंकि हमारा आपका पैसा वहां पे ऐसे माचिस लगा के उड़ाया जलाया जा रहा है। हम आते हैं, थोड़ी कहानी में इस्टेब्लिश कर दूं ये कि युद्ध में, क्योंकि गोदी मीडिया पता है, साहब खुश रहे, गुजरात लाबी खुश रहे, वो सब खुश रहे, तो ये उस स्थिति में है कि इजराइल 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 चला रहे हैं। हालात उससे उलट है। मैं कई बार एक कहानी बताया हूँ, दो दोस्त हमारी जानकारी में थे, एक उसका एक किसी से झगड़ा हो गया रोड पे, तो उसके 2-3 दोस्त थे, वो उसको पिटते हुए देखे। मैं शुरुआत में बस 30 सेकंड लूंगा हेमंत भाई। वो पिटते हुए देख रहे थे, जो दोस्त थे, वो नीचे पड़ा था और ऊपर जो जिससे झगड़ा हुआ था वो पीट रहा था। जब पिट गया, नाक मुंह से फूल गया, तो वो उठा। इन सबने कहा कि अब कैसे उसको हम वेलकम करें, उसका कैसे डंका बजाएं और खुद को भी कैसे बचाएं। तो कहा, यार पता है, हम लोग इसलिए बीच में इसलिए नहीं आए कि हम देखें कि तुम नीचे से ही उसको बहुत मार रहे थे, नीचे से ही, मतलब वो नीचे दबा हुआ पिट रहा था, नीचे से बहुत मार रहे थे, इसीलिए हम नहीं आए बीच में। तो वो भी खुश हो गया, उसको लगा कि हमारी इज्जत बच गई है, ये बेवकूफ है, ये सब समझे कि हम नीचे से मार रहे थे। चलिए, लाइए खबर, लाइए फटाफट, लाइए खबर दिखाइए। भयानक हुई जंग, ईरान ने इजराइल में दागी हाइपरसोनिक मिसाइलें, 8 की मौत। आईडीएफ ने तेहरान में सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को बनाया टारगेट। ये 8 है, ये जो ताजा, और कुल मिलाकर के अब ये दर्जन भर के पार आंकड़े जा रहे हैं, जो कई मीडिया रिपोर्ट्स है, दर्जन पार हो रहा है ये आंकड़ा इजराइल में। ईरान की वो मिसाइल जिसने S-500 जैसे सुरक्षा कवच को कर दिया तबाह, बाप बाप कर रहा है इजराइल। ये अंबानी चैनल लिख रहा है, अडानी वहां स्वाहा हो रहा है, अंबानी चैनल मौज ले रहा, कर बाप बाप कर रहा है इजराइल। देखिए, यही है हकीकत, यही से ही निकल के आती है। S-500 मतलब जो है रसिया वाला, उससे भी भयंकर आयरन डोम था, सब तबाह हो गया। बस 2 मिनट दीजिएगा सर हेमंत भाई। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने युद्ध की घोषणा कर दी, साथ ही इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरानी हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों और इलाकों में व्यापक पैमाने पर तबाही मची है। फिलहाल दोनों तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इन सबके बीच सवाल उठता है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी ईरानी मिसाइल ने कैसे तबाही मचा दी है। ईरान की तरफ से वो कौन सी मिसाइलें हैं जिन्हें आयरन डोम भी नहीं रोक सका। ईरान की फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी खतरनाक है कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता है। बता दें, आयरन डोम को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 S-500 के टक्कर का बताया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी, पर इजराइल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। ये रिपोर्ट मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इससे अभी हेमंत भाई को चर्चा में एक और पॉइंट मिलेगा कि ये हमारी मीडिया में गलती से ही सही रूस के जो है डिफेंस सिस्टम को कारगर बता रहे हैं, और हमारे साहेब ट्रंप के पीछे लाइन में खड़े हैं। यस सर, यस सर। जानकारी के अनुसार ईरान ने इजराइल पर फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान यदि इजराइल के क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से हमला करना चाहता है, तो उसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए। ईरान की ताकतवर फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास है। हाइपरसोनिक होने की वजह से इसकी रफ्तार काफी अधिक है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो हाइपरसोनिक मिसाइल लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर ट्रेवल करने में कैपेबल होती है। लो एल्टीट्यूड मिसाइल्स रडार से आसानी से बच जाती है। विशेषज्ञों का यहां तक मानना है कि इस कैटेगरी की मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकती हैं। यही वजह है कि ईरान आयरन डोम को धता बताते हुए इजराइल के अंदर तक अटैक करने में कामयाब रहा। हटा दीजिए, अब हटा दीजिए सब कहानी। ये फर्स्ट पार्ट था। दर्शकों से कहूंगा थोड़ा सा हमारे साथ चलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, पहले तबाही, और इस तबाही में मैं वो पोर्शन ले आता हूं जो ट्रंप का पसीना जिससे छूट रहा है, और अडानी के पोर्ट पर क्या हो रहा है। जरा ट्रंप वाला पोर्शन दिखाइए, ट्रंप वाला। ट्रंप ने लास्ट में पढ़िए, अगर ईरान किसी भी तरह से अमेरिका पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। तो एक पोर्शन था, लेकिन बहुत जगह पर धमकी अलग अलग स्टाइल में इनकी छपी है कि पूरी सेना पीछे पड़ जाएगी ईरान के और तबाह कर देगी। हालांकि बीच में भी कह रहे हैं कि हम रोक सकते हैं। हटाइए इसको, जरा दिखाइए अडानी पोर्ट। हाँ,
गौतम अडानीज मिडिल ईस्ट गैम्बल, बिलियंस एट रिस्क एज ईरान इजराइल वॉर एस्केलेट्स। अब जरा दिखाइए इस हाइफा पोर्ट की हालत। ये हाइफा है, अडानी का पोर्ट है, 70% स्वामित्व है, मालिकाना हक। देखिए ये बहुत दूर वाला है और हमने ऑथेंटिक उठाया है, नहीं तो ऐसे भी फुटेज हमारे पास हैं जिसमें सब कुछ स्वाहा वहां पे हो रहा है, तबाही मची है, स्क्रीनशॉट्स और फोटो। लेकिन ये जो ऑथेंटिक सोर्सेस से मिला है, ईरान के उससे ऑफिशियल्स की तरफ से जो ट्वीट किया गया वहां का है, ये टारगेट पूरा हाइफा है और हाइफा में आपको लपटें दिखेंगी, नीचे जो है ना लाल वो लपटें दिखेंगी, ऊपर से आसमान से जो नीचे जा रहा है। हटा दीजिए सीधा हेमंत भाई। हेमंत भाई, ये मामला पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया। पूरी दुनिया, खासकर दुनिया के वो हिस्से जो ट्रंप के पीछे कतार में खड़े होकर के बोल रहे हैं जय हो, वो सब के सब तो गड़बड़ साबित हो गए। मामला उल्टा पड़ गया, तबाही वहां, और उससे बड़ी तबाही अडानी के पोर्ट पे, और उससे बड़ी बात कि ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। पहले ये पार्ट, फिर हम आएंगे हमारे आपके पैसे वाले मसले पे भी, और मोदी और जयशंकर के डंका यात्रा। हाँ आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए अब जो ये स्थिति जा रही है, जो हमने परसों 48 घंटे पहले शो किया था, ये उसी दिशा में चल पड़ी है और वर्ल्ड वार की तरफ बहुत तेजी से हालात बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिका पर्दे के पीछे से इसराइल की मदद कर रहा था खुल के, लेकिन अपना पल्ला झाड़ रहा था। लेकिन अब चाइना ने ओपनली सारा वेपन्स और सारी चीजें देनी शुरू कर दी है ईरान को, और रशिया ने मॉरल सपोर्ट दे दी है। और हालत यह है कि उनकी जो है सुरक्षा की गारंटी देने की भी बात चल रही है कि ईरान की सुरक्षा की गारंटी रशिया ले लेगा। उसके आप फॉल आउट समझ सकते हैं क्या है। और ट्रंप की जो लंका लगी है, आप सोच सकते हैं केवल कि काटो तो खून नहीं। पहले तो उन्होंने ये हमला करा दिया, अब वो खुलकर मैदान में आए तो मिडिल ईस्ट में कई जगह उनकी सेनाएं हैं, उनके बेसिस हैं, उसका क्या होगा। ईरान को जब आपने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वो ईरान तो ब्लैकमेल नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि एक तरफ आप बातचीत कर रहे हो, दूसरी तरफ ये कर रहे हो, और ईरान को बेसिकली धोखे से मारा। उनके 20 जनरल के आसपास मारे हैं फौजी अफसर, और ये सारे वो धोखे से मारे। वो वही लोग थे जो न्यूक्लियर डील को लेकर के तमाम बातचीत कर रहे थे। उस तरफ से संडे को आज के दिन ही बातचीत होनी थी और उससे 3 दिन पहले हमला करा दिया। तो ये ईरान की, इसराइल की और अमेरिका की मिली भगत थी ईरान को हमेशा के लिए एक तरीके से गन डाउन करने की। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएशन किया आशीष भाई, वो भूतों ने भविष्य टाइप की चीजें। जहां तक इसराइल का सवाल है, सबको पता है इसराइल जो है अमेरिका की बिगड़ैल औलाद है, और उसने कभी सोचा नहीं था जो ये आपका ये आयरन डोम और जिसकी आप बात कर रहे थे ना, ये बेसिकली सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना, ये सुपरसोनिक मिसाइल तक तो रोक सकते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो 1.2 से 5 मैक तक होती है। लेकिन इन भाई साहब ने तो इनके ऊपर सीधा ठाका हाइपरसोनिक ठोक दिए। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है वो 5 से 10 मैक है, 12,500 किलोमीटर पर आवर, और कुल जाना कितना है 1200 किलोमीटर। तो कितनी देर लगेगी आप सोच लीजिए। मिसाइल लॉन्च हुई और 4 छोड़ दी, 1 लगी, उससे भी काम हो गया। और उसी से अडानी का जो ये था हाइफा पोर्ट, इसको निशाना बनाया गया है। देखिए अगर आपने ईरान के साथ जो अपने सदियों से पुराने संबंध चले आ रहे थे, अगर मोदी जी उसको यूज करते ना थोड़ा सा, अगर इस तरीके से, अब जैसा आपने ओपनिंग में कहा कि पिछले गुना बनते अमेरिका के, तो ये हाइफा पोर्ट पे कभी भी अटैक नहीं करते। वो अवॉइड कर सकते थे एक मित्र देश के, मित्र उद्योगपति के नाते। लेकिन आपने तो पल्ला झाड़ रखा है, तो पल्ला झाड़ लिया। तो ईरान ने भी, चूंकि मदद अब डायरेक्टली चाइना से मिल रही है, तो वो जहां जहां हमारे इंटरेस्ट होंगे उनको जान पूछ करके आप समझ सकते हैं कि उनको टारगेट करेंगे। और हाइफा पोर्ट पे जो टारगेट किया गया है वो उसी सिलसिले का हिस्सा है, आप समझिएगा बात को। आज की तारीख में हालत ये कि इजराइल में जो अडानी का इन्वेस्टमेंट है वो अरबों डॉलर का है, अरबों डॉलर। और उसमें जो अकेला हाइफा, जैसे आपने कहा, ये डिफेंस जीवी है एल्बिट के साथ, डिफेंस का ज्वाइंट वेंचर है एल्बिट कंपनी के साथ। उस और साथ में एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी है, आपको पता है अडानी का। इसके अंदर अरबों डॉलर है। तो हाइफा पे तो अटैक उन्होंने कर दिया, और आपके विदेश मंत्री, और आपकी विदेश नीति बताऊंगा तो आप अपना सर पीट लेंगे। आपके विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, 78 साल की जो पुरानी दोस्ती थी उसके साथ, ईरान के साथ, उसको एक सेंटेंस में, और जो इजराइल के साथ संबंध है उनको एक सेंटेंस में। मैं चाहूंगा अगर वो ट्वीट आप दिखा सके कि एक बार वो जो मैंने आपको शुरू में भेजा ना कि एक एक लाइन के अंदर भारत की विदेश नीति समेट दी। कंट्रोल रूम वो जो ट्वीट दो है ना जयशंकर के, जरा उनको भी स्क्रीन पर लाइएगा। जब तक हेमंत भाई बता रहे हैं तो आप उसी समय स्क्रीन पर ले आइएगा। हाँ हेमंत भाई, तो कंटिन्यू करिए। जयशंकर ने क्या किया कि कल ट्वीट किए, क्या ट्वीट किया,
गॉट ए कॉल फ्रॉम इजरायली फॉरेन मिनिस्टर, छुट्टी। ये देखिए, जयशंकर का ये 20 घंटे पहले का, स्पोक टू ईरानियन एफएम दिस इवनिंग ऑन द लेटेस्ट सिचुएशन, छुट्टी। क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई, एक लाइन में भारत की विदेश नीति ये है आपकी जो है अपने ईरान के साथ जो है। और उसके 1 घंटे बाद वो करते हैं, 1 घंटा पहले, रिसीव्ड ए कॉल आफ्टरनून फ्रॉम एफएम ऑफ इजराइल रिगार्डिंग ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स। ये है भारत की विदेश नीति। फोन आया, इसका तुमने क्या कहा, उसने क्या कहा, भारत ने अपनी तरफ से क्या चिंता जताई, या ये कहा कि भाई आप शांति बनाए रखिए वो जरूरी है, कुछ नहीं, एक सेंटेंस। ये भारत के विदेश नीति के दिवालियापन का एक साक्षात प्रतीक और प्रमाण है। भारत ऐसा कभी नहीं था। कहीं पर कोई युद्ध हो रहा है, इतना तो आप लिखते ही हैं कि हमने उनको कहा कि भाई अपने इलाके के अंदर शांति बनाए रखें, कुछ भी करें, जो भी आपने बातचीत की। ये क्या है, एक लाइन का सेंटेंस। कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी को कार्नी ने फोन किया था G7 में बुलाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने पूरा ट्वीट लिखा कि बातचीत हुई, मैंने उनको बधाई दी और आई एम एक्साइटेड टू मीट G7 लीडर्स। याद है ना आपको? इतना तो आप लिखते ही हो। जब 2 देशों के विदेश मंत्री आपको कॉल कर रहे हैं और आप केवल ये कह रहे हो कि मेरी फोन पर बात हुई, इसका क्या मतलब है? कि आपकी विदेश नीति है ही नहीं, फोन पर बात कर ली, छुट्टी। और इस मौके का फायदा, क्योंकि भारत के संबंध ईरान से सदियों पुराने, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, सदियों पुराने संबंध। उन संबंधों को छोड़ करके आप ना घर के ना घाट के, हालत आज ये है। और चाइना ने उसका मौके का फायदा उठा लिया, और चाइना ने सरेआम खुलेआम उनकी मदद की घोषणा कर दी। रशिया उनको सुरक्षा की गारंटी देने पर भी बात कर रहा है। आप कहां खड़े हैं? आपके संबंधों का क्या हुआ? अडानी के आप सारे छोड़ दिए, भारत को तो आपने बहुत पहले छोड़ रखा है, कम से कम अडानी का ही देख लेते, वो सवाल हो गया सब कुछ। अभी तो आपने उसको कितना पैसा दिलवाया था? 50,000 करोड़ एलआईसी से दिलवाया था, जो पूरी दुनिया में से एक भी निवेशक नहीं मिला। बोलिए हेमंत भाई, ऑडियो थोड़ा कम आप कह रहे थे। हाँ, जब आपने अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के बॉन्ड आए, आपने क्या किया? कोई पूरी दुनिया के अंदर एक भी निवेशक नहीं मिला। तो LIC को उसकी गुल्लक साबित करते हुए 50,000 करोड़ रुपए पकड़ा दिया आपने। अब जो ये यहाँ पे स्थिति हुई है हाइफा पोर्ट के ऊपर, यहाँ पे आपका 1.5 से 2 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट अडानी का है। यहाँ पर शेयर उसके ऑलरेडी गिरने शुरू हो गए थे फ्राइडे को, जैसे ही टेंशन बढ़ी। अब तो 48 घंटे बाद काफी कुछ पानी बह गया है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तो भारत की जो ओवरऑल विदेश नीति है, उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि ईरान को छोड़ दिया, इजराइल अमेरिका के कैंप में है। और सबसे बड़ी चिंता आशीष भाई मेरी क्या है, दर्शक जानकर हैरान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जा रहे हैं G7 में। G7 सारा किसका पीछे लगू है? ट्रंप का, अमेरिका का, ऑफ कोर्स डेवलप्ड नेशन। अगर वहां पर कोई प्रस्ताव आ गया ईरान के खिलाफ, फिर आप क्या करेंगे? हालांकि आप मेंबर नहीं हो, लेकिन उस डायस पे बैठो तो गए, वहां पे बातचीत तो होगी, और आपको बोलना भी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर नहीं सकते, तो आप करोगे क्या? पहली बात तो सीज फायर, भारत वाला ही मसला, उस गुरुजी का पहले ही डर है ट्रंप का, क्या बोलते हैं सीज फायर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर वाला। और अब ये संकट खड़ा होगा कि G7 की मीटिंग में ये बात तो मान के चलिएगा कि ईरान इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उस पर चर्चा ना हो, ये तो असंभव। G7 की और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यही है, ईरान इजराइल। उस पे भारत की क्या नीति होगी? अब भारत क्या करेगा? विदेश मंत्री तो एक लाइन लिख के भाग गए कि बात हुई, वो भी प्रधानमंत्री के साथ टूरिज्म में है। तो आज भारत को यही नहीं पता कि हम कहां खड़े हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और अगर आपको याद हो, यही स्थिति आपकी रशिया और यूक्रेन वाले में चल रही है। कभी आप रूस पहुंच जाते हैं, फिर यूक्रेन पहुंच जाते हैं, फिर शांति और सौगात, फिर युद्ध नहीं बुद्ध, और अल्टीमेटली आपका कहीं कोई रोल ही नहीं बचा। भारत कभी भी इस तरीके से विदेश नीति के मामले में आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आशीष भाई, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस दिशा में ये संघर्ष जा रहा है, हाइफा पोर्ट को छोड़ दीजिए, मुझे तो इजराइल के अस्तित्व पर भी संकट लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका बीच में आया तो इजराइल के लिए, ईरान के लिए तो सर्वाइवल का सवाल है, उसके लिए तो करो या मरो की स्थिति है। उनका क्या होगा जो उनके बेसिस है वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर सारे के सारे। और इजराइल तो है ही छोटा सा, 16,840 स्क्वायर किलोमीटर का सारा ही। तो ये अब सारी की सारी जो स्थिति है, ये आपको देखनी पड़ेगी कि भारत इस पूरे इसमें संघर्ष में कहीं नहीं खड़ा है। ना इधर हो आप, ना उधर हो। इजराइल की खुल के कह नहीं सकते, ईरान का मदद कर नहीं रहे, बोल नहीं रहे एक शब्द भी, बातचीत करके छोड़ दी, एक लाइन की बात करके। तो भारत इस तरीके से असहाय कभी भी नहीं रहा। और ये क्या कारण है? इसमें ना बीजेपी बोलती, ना मोदी बोलते, ना कोई और बोलता उनके। विदेश मंत्री ने तो बता ही दिया कि स्पोक टू हिम, छुट्टी, गॉट ए कॉल, छुट्टी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की जिसकी पॉपुलेशन है, और उसको आज वर्ल्ड के उस पूरे इश्यूज के अंदर कोई पूछ ही नहीं रहा।
और चाइना उस मौके का फायदा उठा करके उधर से ईरान की मदद करनी शुरू कर दी फॉर ऑल टाइम्स। देखिए, जब कोई आदमी आपके ऊपर अस्तित्व का संकट है, उस समय जो आपकी मदद को आता है वही आपका सच्चा मित्र है। तो हाँ, भारत ने तो दो शब्द भी नहीं कहे ईरान के प्रति। और सबको पता है कि इसका सबका कारण क्या है। इजराइल से जो आपने पेगासस और तमाम खेल किए हैं, उसके कारण आप ईरान का विरोध नहीं, उसका इजराइल का विरोध नहीं कर सकते और ईरान के पक्ष में बोल नहीं पा रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप टुकड़ टुकड़ देखते रहिए। इस स्तर पर ला करके विदेश नीति भारत की खड़ी कर दी है, जो कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दुनिया में 80s में, आज से 45 साल पहले पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था, आज उस भारत का नाम लेवा कोई नहीं बचा। ये आपकी विदेश नीति, इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों सुनिए आपने इनकी बातें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।